फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो कहानी हमें मिली है ये हेमंत जी की है। अभी एक साल पहले हमारे बड़े भाई का, किशन जी का शादी हुआ था। हम ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और मैं दिल्ली के एक ऑफिस में काम करता हूं और मेरी शादी भी लगभग तय होते होते रह गई है। शायद अगले साल तक हमारी भी शादी पक्की हो जाए। कहानी का शुरुआत उस दिन से हुआ जब मैं एक दिन ऑफिस से अपने रात को घर पहुंचा नोएडा। मैं अपनी मंजिल पर गया, फ्लोर पर, और घंटी बजाई तो भाभी की जगह किसी और ने दरवाज़ा खोला। वो एक लड़की थी, अनजान लड़की हमारे लिए। मैंने कभी देखा नहीं, ना जानता था। तभी भाभी आ गई, बोला दरवाज़ा खोलो ना, क्या देख रही हो। उस लड़की को बोली, ये हमारे देवर हैं हेमंत। तो नमस्ते किया, हमने भी नमस्ते किया शिष्टाचार के नाते। फिर मैं अंदर आया और लेकिन मुझे कुछ माहौल सही नहीं लग रहा था घर का। अजीब सा लग रहा था, उदासी टाइप का, जैसे हमारे घर का रौनक ही बिल्कुल चला गया हो। और मेरे सर में भी दर्द शुरू हो गया। मैंने, हो सकता थकावट की वजह से मुझे लगा हो, और मैं एक दर्द की गोली खा करके अपने कमरे में आ गया। कुछ कंप्यूटर पर काम करने लगा। तभी भाभी ने आवाज़ दी कि हेमंत, खाना बन गया है, आ जाओ। नहीं, ठीक है भाभी, अभी आ रहा हूँ। इसके बाद हम लोग खाना वाना खाए। फिर मैं वापस अपने काम पर आ गया, कंप्यूटर वाले काम पर, क्योंकि ऑफिस की कुछ फाइल हमें रेडी करना था कल के लिए। तो बॉस ने बोला था, शर्मा सर ने, तो मैं शर्मा सर का बहुत इज्जत करता था और वो मुझे बेटे की तरह मानते थे। तो मैं, वो कोई भी काम दे देते हैं उनके लिए मैं मना नहीं करता था। मैं घर पर भी आकर के 2-3 घंटे लगा देता था, तो उसमें मुझे कोई गुरेज नहीं था। फिर मैं वही काम पर लग गया अपना, और अपना मोबाइल जहाँ मैं रखता था तकिए के पास में, वहाँ रख कर के, और देखा रात को 1 बज रहा है। फिर मैं कंप्यूटर वगैरह ऑफ़ किया और कमरे की लाइट बंद किया, 0 वाट वाला बल्ब चला करके, और मैं सो गया। अचानक मेरी आँख खुली। ऐसा लग रहा था कि पूरे घर में बदबू फैली हुई हो, अजीब सा दुर्गंध। वो दुर्गंध के वजह से ही मेरी आँख खुल गई थी। मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं उस दुर्गंध का सोर्स जानने के लिए अभी पलंग से उठ ही रहा था। मैं देखा 0 वाट की रोशनी में एक खिड़की पर एक काले रंग की परछाई हिल-डुल रही है कमरे के अंदर में, क्योंकि हमारा घर 5वें माले पर था। मैं थोड़ा परछाई, नहीं क्या चीज़ है भाई, और मैं ध्यान से देखने लगा। तभी वो परछाई कमरे के अंदर में घूमने लगी, हमारे पलंग के आसपास हर जगह घूमने लगी। मैं दोस्तों कभी भूत पिशाच देखा नहीं, ना चुड़ैल देखा। तो कहानियों में ज़रूर पढ़ा था, सुना था, फिल्मों में देखा था। तो डरना तो मेरा स्वाभाविक था। मैं बुरी तरह से डर गया। कमरे के अंदर में एसी चल रही थी, गर्मी का महीना था, लेकिन मेरे शरीर से धड़ाधड़ पर पसीना निकलने लगा, और ऐसा लगा दिल की हमारा कितने की स्पीड से भाग रहा हो। मैं एकदम घबरा गया था, डर के मारे मेरा बुरा हाल। शरीर में थरथरी से ले रखी थी, कांप रहा था हाथ पैर मेरे, और मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी कि मैं भाभी को चिल्लाऊं।
भैया तो कुछ ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए बाहर गए थे और मैं बुरी तरह से डरा हुआ था। वो परछाई इधर उधर कमरे की तरफ आ रही थी। तभी वो परछाई हमारे पलंग के पास में आके खड़ी हो गई। मैं डरते डरते देखा, परछाई का चेहरा साफ तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन बाल उसके खुले हुए थे, लहरा रहे थे। शायद वो औरत थी और उसकी आंखें एकदम लाल सी नज़र आ रही थी। और तभी वो परछाई हमारे पलंग पर आने को हुई, लेकिन तभी वापस चली गई और खिड़की के पास जाकर के खड़ी हो गई। और फिर मैं दोबारा निगाह डाला तो परछाई कमरे से गायब हो गई थी। मेरे शरीर में थरथरी मची हुई थी, हाथ पैर कांप रहे थे, मुझसे आवाज़ निकलने को राजी नहीं था। मैं पलंग से उठ भी नहीं पा रहा था कि मैं उठ करके कमरे से बाहर भागूं और भाभी को जगाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मैं आधा घंटा से अधिक उसी पोजीशन में बैठा रहा। फिर मैं अस्वस्थ हो गया कि हाँ, आप कमरे में ऊपर छाई नहीं है। तो मैं धीरे से पलंग से उठा, दरवाज़ा खोला और भाभी कमरे की तरफ भागा। अभी मैं दरवाज़ा नॉक करने ही जा रहा था, तभी मेरे निगाह सोफे पर गई। जो भाभी की सहेली आई थी वो उस पर बैठी हुई थी। वो उसने मेरी तरफ देखा, आपने फिर नज़रें नीचे कर ली और मैं तो पता नहीं क्या हुआ, मैं देख करके उसको भी डर गया। यानी कि भाभी तो अंदर कमरे में है, तो ये सोफे के ड्राइंग रूम में क्यों बैठी हुई है? और उसका चेहरा देख करके ही मुझे एकदम डर महसूस हुआ। मैं चीख पड़ा, भाभी भाभी, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। और दरवाज़ा नॉक करने लगा मैं चिल्ला चिल्ला करके। दरवाज़ा खुला थोड़ी देर में और दरवाज़ा खोलने वाली भाभी की सहेली थी। अब मैं दोबारा उसको अंदर से आते हुए देख और मैं डर गया। यानी कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, कोई ख्वाब देख रहा हूँ कि बार बार वही चेहरा मेरे को रिपीट आ रहा है। मैं अपने सर पे हाथ मारा, उंगली को मुंह में काट कर देखा, नहीं दर्द हुआ, ये सपना नहीं, ये हकीकत है। तभी भाभी आ गई। क्या हुआ हेमंत, क्या हुआ? नहीं भाभी, ज़रा आप बाहर आओ। तो बोलती नहीं नहीं, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। वो लड़की साइड में हट गई। अब फिर मैं देखा सोफे के साइड में, तो वहाँ लड़की वो थी नहीं। दोस्तों, मेरे तो ऐसा डर पैदा हुआ, सिरन, कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आप शायद मेरी फीलिंग को समझ रहे होंगे। फिर मैं भाभी कमरे में गया, भाभी ने अपने पलंग पर बिठाया, हेमंत बैठो, और ख़ुद पानी के बोतल में से गिलास निकाल करके पानी दिया हमें। मैं थोड़ा सा पानी पिया, तब थोड़ा जा कर के मैं नॉर्मल हुआ। फिर वो बोलती जा रही थी, हेमंत बताओ तो सही, क्या हुआ तुम्हारे साथ में? कोई सपना अपना तो खतरनाक सपना तो नहीं देख लिया, भयानक भूतों वाला? वो मजाक के लहजे में बोली। मैंने कहा नहीं भाभी, सपना नहीं, हमारे कमरे में कोई काली परछाई आई थी और उसमें बहुत अजीब तरह का बदबू आ रहा था और सारे कमरे में फैला हुआ था। और मैं बोलूँगा तो आप विश्वास नहीं करोगी। बोलती नहीं बोलो। यानी कि भाभी, ये आपकी सहेली मुझे अभी सोफे पर वहाँ नज़र आई थी बैठी हुई, और जब मैं चीखने लगा तो ये अंदर से आई है। ये मामला मैं समझ नहीं पाया। भाभी थोड़ा गुस्से में हो गई, कह रहे हेमंत, तुम नशा वशा तो नहीं करके आए हो आज? मैं चुप हो गया। यानी कि जाहिर सी बात है, ये बात पर भाभी को गुस्सा होना स्वाभाविक था, लेकिन मैं उनके सहेली पर दोष मढ़ रहा था। मैं कुछ नहीं बोला। बोले चलो तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ। वो मेरी हाथ पकड़ कर खींचती हुई मेरे कमरे में आई, लाइट जला कर के पूरा। बोला देखो, कहाँ कोई दुर्गंध तो कुछ है नहीं, लग ही नहीं रहा कि दुर्गंध है, सब कुछ सही है। तुमने कोई सपना देखा है हेमंत?
या थकावट की वजह से तुम्हें ऐसा कुछ महसूस हुआ है? कई दिनों से देर रात तक काम कर रहे हो, जग रहे हो, शायद उसी का असर है ये। हमारी सहेली तो मेरे साथ में सो रही थी, वो तो संभव ही नहीं है कि वहाँ जाकर सोफे पे बैठी हो। फिर मैं समझ गया कि भाभी को बताना बेकार है अब। एंड ठीक है भाभी, और मैं ड्राइंग रूम में आ गया। तो बोली भाभी क्यों? मैं भाभी बोली क्यों, सोना नहीं है क्या? नहीं नहीं भाभी, मैं यहीं सो जाऊँगा, मुझे डर लग रहा है। बोले डरो मत हेमंत, इतना बच्चा मत बनो। वो थोड़ी देर तक मेरे पास में बैठी रही, बातें करते रही। नहीं भाभी अब जाकर सो जाओ, मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ। फिर मैं एक बार अकेले गया कमरे में और जा कर के पूरा देख के आया। लाइट जल रही थी, लेकिन मुझे अब कोई घुटन महसूस वहाँ नहीं हो रहा था, दुर्गंध नहीं आ रहा था। फिर मैं वापस आ गया ड्राइंग रूम में और अपना मोबाइल निकाला। मोबाइल पर अपना कुछ वीडियो, गाने वाने देख करके सारी रात हमने जगते हुए काट दिया। पूरी रात ऐसे ही हमारी कट गई। सुबह हो चुका था। फिर मैं अपने कमरे में गया। कमरे में जाकर देखा तो हमारे बिस्तर वगैरह पूरा उल्टे पुल्टे हुए थे। कुछ सामान था जो हमने सही ढंग से रखा था, वो फर्श पर गिरा हुआ था। अब ये माजरा मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं क्या करता, भाभी को बताना बेकार था। सारा सामान मैं सेट किया, फिर नहा धो करके, और भाभी तब तक नाश्ता बना दिया था। नाश्ता करके मैं अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा। ऑफिस में आया, शर्मा सर थोड़ा लेट आए थे। मैं उन्हीं के बात कर रहा था कि जैसे आए कि मैं उनसे कोई बात छिपाता नहीं था। जैसे आए, मैं 10 मिनट के बाद उनके केबिन में पहुंचा। बोले आओ हेमंत, हो गया प्रोजेक्ट वो जो तो आपको दिया था? यानी कि हाँ सर हो गया, लेकिन थोड़ा सा काम अभी रह गया है और आज मैं वो फाइनल कर दूंगा। बोले गुड, बैठो। क्या पियोगे, चाय कॉफ़ी? नहीं सर कुछ नहीं पीऊँगा। सर एक हमारी पर्सनल समस्या है, मैं आपको बताऊं? कर हाँ हाँ बिल्कुल, तुम तो मेरे बेटे की तरह हो, मैं तो तुम्हें कर्मचारी समझता ही नहीं हूँ। फिर मैं सारी बात शर्मा सर को बताया, एक बात। बहुत गौर से वो हमारी सारी बातें उन्होंने सुनी। फिर वो जब मेरी बात ख़त्म हो गई तो काफ़ी देर तक खामोश रहे वो। फिर उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और कोई नंबर डायल किया। फिर वो उनसे बात करने लगे। उनको सर बोल रहे थे, सर ये हमारा लड़का ऑफिस का है और ये बड़ी समस्या में, पूरी कहानी उन्होंने बता दिया फ़ोन के माध्यम से। आप कहें तो मैं भेज दूं आपके यहाँ पर? तो जो भी उधर से आवाज़ आई, फिर बोला ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर कागज़ पेन से एक एड्रेस लिख करके मेरे को दिए और फ़ोन नंबर भी दिया। बोला हेमंत अभी के अभी इस जगह पे चले जाओ और सर से जाकर मिल लेना, वो तुम्हारी समस्या को बिल्कुल हल करेंगे। मैं बोला सर वो तांत्रिक ओझा हैं? बोला उससे भी बढ़ कर के। जाओ तुम, टेंशन मत लो, मैं बता दिया ना, तुम्हारा काम सही हो जाएगा। मैं सर को धन्यवाद बोल करके अब मैं वहाँ से निकल लिया। और वो जगह पुरानी दिल्ली में थी। ढूंढते ढूंढते पतली पतली गलियों में घर मिल गया मुझे। बहुत पुराना सा घर था और बिल्कुल नॉर्मल घर था। घंटी मैंने बजाया, कॉल बेल। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला। वो करीब 60-65 साल के बुज़ुर्ग थे। ठीक ठाक थे, हेल्थ सही था, कुर्ते पजामे थे, बाल सफ़ेद थे। बोले हेमंत हो? हाँ जी जी जी, मैं बोला। मैं उनका पाँव छू लिया। बोले आ जाओ, अंदर आ जाओ।
3 कमरे थे। ड्राइंग रूम एक कमरे को बना रखा था और 2 कमरे आसपास में थे। तो ड्राइंग रूम में ही हमें लकड़ी का सोफ़ा था नॉर्मल सा, उस पर बिठाए। बोलो बैठे हो हेमंत, मैं अभी 2 मिनट में आया। फिर वो अपने रूम में चले गए और आप वापस आए पानी का बोतल लेकर के और गिलास। मैं बोला सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, अभी मैं बाहर से पानी पी कर के अंदर आया हूँ। बोले बेटे हमारे घर में अभी कोई है नहीं, सब बाहर गए हुए हैं, मैं चाय कॉफ़ी तो बना नहीं सकता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं बाहर से मंगवा दूँ। बोले कि नहीं सर, आपने ये पानी दे दिया, इतना हमारे लिए काफ़ी है। और मैं उनके हाथ से बोतल और गिलास लेकर खुद पानी निकाला और पानी पिया। फिर दोबारा गए वो अपने कमरे में और एक कागज़ एक पेन लेके आए। फिर वो बोले मेरे पास में आ जाओ हेमंत। मैं उनके पास में जाकर के सोफे को बैठ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ करके अपनी आंखें बंद कर ली। 10 मिनट तक वो ऐसे ही रहे, हाथ पकड़े मेरा, आंखें बंद किए हुए थे। फिर वो उन्होंने आंखें खोला और मेरा हाथ छोड़ दिया। बोले ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं है, सब सही हो जाएगा। वो बोले मैं तुम्हें एक मंत्र लिख के दे रहा हूँ और इस मंत्र को तुम अपने कमरे में कहीं पर भी लगा देना, चिपका देना, सेलो टेप से भी, अलमारी के ऊपर, कहीं पर भी, दीवार पर भी लगा देना, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी बेटा। फिर वो संस्कृत में वो लिखे, मुझे संस्कृत तो आता नहीं था तो मैं समझ नहीं पाया, लाल रंग की इंक से, और फिर हमें वो दे दिए। बोले इसके संभाल कर रख लो, इसको मोड़ना नहीं। फिर मैं अपना बैग निकाला और फाइल के अंदर में डाल दिया और नमस्ते करके मैं वहाँ से निकल गया। फिर मैं उनकी घर की तरफ देखा, यानी बहुत साधारण लोग हैं ये, इतने तंग गलियों में पता नहीं कैसे रहते हैं सर ये। और मैं वहाँ से निकल पड़ा। बाहर आकर के मैं शर्मा सर को फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे उन्होंने दिया है। बोला बहुत ठीक है, अब तुम ऑफिस मत आओ, वैसे भी 5 बज चुका है, और आप निकल जाओ, घर को निकल जाओ। मैं वहीं से सीधा अपने ग्रेटर नोएडा घर की तरफ निकल पड़ा। करीब 1.5 घंटे के बाद मैं अपने घर पे पहुंच गया। लिफ्ट से निकला तो भाभी धोबी से कपड़ा ले रही थी। अब मुझे देख के मुस्कुराई, अरे हेमंत आज जल्दी आ गए ऑफिस से, जल्दी छुट्टी हो गई, बॉस ने छुट्टी जल्दी दे दी। मैं भाभी को चहकता देख मुझे पहली वाली भाभी याद आ गई और माहौल मुझे खुशनुमा लगा, यानी कि हाँ भाभी बॉस ने जल्दी छुट्टी दे दी है, बोले तुम थके हो जाकर के आराम कर लो, इसलिए मैं आ गया। चलो चलो मैं तुम्हें चाय बना के देती हूँ, आ जाओ, तक तुम फ्रेश हो जाओ। तभी वो बोली, वो हमारी सहेली रूमी चली गई, उसको घर पे कोई ज़रूरी काम आ गया था, बोली मैं कभी बाद में आऊँगी, और हंस दिया। मुझे सारा माजरा समझ में आ गया कि वो क्यों यहाँ से गई है। मैं अपने कमरे में आया, पहले तो मैं फ्रेश हुआ, उसके बाद फाइल्स में से वो मंत्र निकाला, यंत्र, और सीधा अपने अलमारी के ऊपर में सेलो टेप से चिपका दिया। अब कमरे का माहौल था ना, बिल्कुल बदल चुका था, बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा था हर चीज़। मेरे मन में भी बहुत शांति थी। और इसके बाद में भाभी ने आवाज़ दिया, हेमंत आ जाओ, चाय बन गई है।
मैं गया, नहीं भाभी, आपकी सहेली इतनी जल्दी क्यों चली गई? बोले उसका फ़ोन आ गया था, शायद उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो गया है, इसलिए उसको जाना पड़ा। और बोले कि मैं कभी बाद में आऊँगी। नहीं, चलो, माँ का तबीयत ख़राब तो जाना ही चाहिए था। मैं मन ही मन में हंसा और फिर मैं चाय पीकर अपने कमरे में आ गया और सोचा कि शायद नहीं, मुझे अब पक्का यकीन था कि जो रूमी थी, भाभी की सहेली, वो कोई भूत थी, आत्मा थी या चुड़ैल थी। भाभी को इस बारे में कुछ पता नहीं है और ना ही मैं कुछ भाभी को बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं जो बताना चाह रहा था मैं बोल नहीं पाया। शायद दुनिया में ऐसा कम ही होता होगा, ऐसा चीज़ जो मेरे पर बीती थी। और आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे दूसरे चैनल को भी, हाईवे नाइट को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम कल एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, आपकी भी कोई अपनी इस तरह की आप बीती हो, कोई घटना हो, किसी दोस्त मित्र का हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।